हेलो एवरीवन। हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स कवर कर रहे थे। उसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम उसके 4th लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो कोई भी यूनिट एरिया है, उससे परपेंडिकुलर बोले या फिर हम बोले नॉर्मली कितनी टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो क्रॉस कर रही है यूनिट एरिया को। ठीक है, क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एकांक एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है, क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, उसे हम विद्युत या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ में लेते हैं? फाई सिंबल यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब फाई के लिए अगर आपको बोला जाए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस के ऊपर जब हम लेते हैं, अगर सरफेस क्लोज है तो उसमें इंटीग्रेशन के साथ में ये क्लोज का सिंबल आ जाएगा। ओके, इसमें आप फॉर्मूले के लिए लिख सकते हो, जैसे अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, अदरवाइज करना चाहो तो कोई सरफेस लिया आपने, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये कोई सरफेस एस है, यहाँ पर आप कोई एलिमेंट ले लो। ओके, स्मॉल एलिमेंट ले लो, उसको डी एस से रिप्रेजेंट कर दो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लो जो सरफेस है उसके। ठीक है, देन यहाँ से वेक्टर निकालते हैं हम लोग। फिर जो कंपोनेंट लेता है, ये फॉर्मूला निकालने के लिए कोई स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो फ्लक्स है डी फाई वो निकलेगा, वो होगा ई एन इंटू डी एस। ओके, उसके कंपोनेंट लोगे कॉस थीटा के फॉर्म में, उसको पूरा इंटीग्रेट करके लिखोगे तो फाइनली हमारे पास में ये आता है। तो वो चीज़ आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो बता देना, कर देंगे। अदरवाइज़ मेन क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये उसका फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकता है? सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सरफेस पर, अगर सरफेस क्लोज है तो किस तरीके से देंगे? क्लोज वाला साइन लगा देंगे। अब अगर आपको बोला जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है, ओके, तो किसी भी क्वांटिटी की जब आप यूनिट निकालते हो तो उसकी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखेंगे, एक डी एस का एरिया एलिमेंट है तो एरिया की यूनिट लिखेंगे, और दोनों के बीच में सिंबल किसका प्रोडक्ट का है तो उनको प्रोडक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, राइट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये अपन ने बेसिक देखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है इन जनरल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गाउस भी बोलते हैं इसका कुछ लोग, जैसे भी प्रोनाउंस करो आप, गाउस थ्योरम, या फिर हम बोलेंगे गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, गाउस की थ्योरम क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस का नियम क्या होता है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो तो आपको समझ में आ गया ना, डेफिनेशन वगैरह सब देख लिया हमने। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस से निकल रहा है वो इस गॉस नियम से दिया जाता है। ये क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उससे टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो कैसे निकालेंगे कि 1/epsilon naught टाइम्स क्या, जो टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर है। ओके, तो इसको लिखेंगे फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। टोटल चार्ज एनक्लोज समेशन ओवर क्यू, समेशन क्या बताता है, टोटल को बताता है, तो ये हो गया टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय क्या होता है 1/epsilon टाइम से मल्टीप्लाई करना था ना, तो एप्सिलॉन टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म हो गई लिखी हुई। बाकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऐसे, फाई इक्वल टू समेशन ओवर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस या वैक्यूम की। ठीक है, लिख लेना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा था कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और यहाँ गॉस नियम से हमने फ्लक्स को किससे दिया, इससे दिया है, तो दोनों तरफ फाई है ना, इसका मतलब ये क्वांटिटीज़ बराबर हो गई, एक ही चीज़ को तो बता रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ओवर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, जब वो किसी चार्ज को एनक्लोज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस क्लोज सरफेस पे जो सरफेस इंटीग्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस क्लोज सरफेस पे जो सरफेस इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा, 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज जो उस सरफेस में एनक्लोज है। ओके, तो ये गॉस लॉ की दूसरी फॉर्म कही जा सकती है। अब अगर आप इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म देखना चाहते हो तो देखो, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि डी जो लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या होती है। ओके, अब आप मान लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। ओके, पोज करके। तो देखो, अब हम लोग बोले कि अगर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो रो है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में टोटल चार्ज समेशन क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी का वॉल्यूम इंटीग्रल। राइट, ये चीज़ नहीं पढ़ी हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेना पिछली क्लासेस में, समझ में आ जाएगा कैसे हमने डी क्यू जो होता है वो रो डी वी होता है, तो टोटल चार्ज क्यू क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा रो डी वी का। तो यहाँ से हम लोग जो समेशन क्यू है ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं। राइट, तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पुट करते हैं तो क्या बनेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/epsilon naught, तो ऐसा कैसा, और समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो ये क्या हो गई, गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म, समाकलित रूप जो भी होता है ना, इंटीग्रल फॉर्म हो गई। अब अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, अवकलित फॉर्म में इसको लिखना है, तो क्या करोगे, इसके लिए आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आनी चाहिए। ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के काम में आती है। कैसे, इसके थ्रू क्या होगा, जैसे कि ये लिखा है ना अपन ने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी। तो कोई भी क्वांटिटी जिसका सरफेस इंटीग्रल ले रखा है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना तो उसका डाइवर्जेंस लेना होगा, ये होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम इस थ्योरम को यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इन जनरल कोई ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर वॉटेवर जो भी आप डिनोट करो, तो ये थ्योरम हम लोग यहाँ यूज़ में लेने वाले हैं। ऐसी एक और थ्योरम आती है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। ओके, फिलहाल हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर रहे हैं। और ये डाइवर्जेंस क्या होता है तो आप लोग देख लेना 12th में, और बाकी मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो वाली चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ हम जब यहाँ यूज़ में करेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये वाली चीज़ लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई
डी वी इक्वल्स टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ओके, अब आप यहाँ से कंपेयर करो ये वॉल्यूम इंटीग्रल, ये डी वी, तो बचेगा क्या, डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी गॉस लॉ ही है, किस फॉर्म में है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो देखा, गाउस का नियम क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो देखा, डेफिनेशन देखी, दोनों फॉर्म देखी, उसकी इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म देखी। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग केसेस में इस नियम की मदद से हम लोग विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाउस लॉ क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसकी कोई भी एप्लीकेशन सीधी पूछी जाएगी ऑब्वियसली, तो आप लोग को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी आज पढ़ाया है उसको एक बार वापस अपनी बुक से पढ़ें, चाहे आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से हो, तो आपको एक बार अच्छे से और समझ में आ जाएगा। नोट्स साथ में बनाते रहें, अगर लगता है साथ में लिख सकते हैं तो साथ में लिखें, बाकी साथ में सिर्फ समझें। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन को पॉज करके भी कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।